Hello my dear friends, this is Deepak Singhal and I welcome you all to the channel of टेट ज्ञान। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंघल है और मैं आप सभी का टेट ज्ञान के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको ईवीएस पढ़ाने वाला हूं। ईवीएस के साथ साथ पॉलिटी का जो कोर्स है वो भी आप लोग मेरे साथ ही कंप्लीट करेंगे। आज का जो टॉपिक हम लोग लेके आने वाले हैं वो ये है कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में अपना जीवन बसर करते हैं। अब जीवन बसर करते हैं या जीवन व्यतीत करते हैं, अब इनके ऊपर बहुत सारी दुविधाएं हैं जो हम लोग आज इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज जो कि आप लोगों को क्लियर समझ में आना चाहिए वो ये है कि अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करता हूं, और सबसे बड़ी बात अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र और शहरों के इन सभी क्षेत्रों को परे कर दूं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जिसके ऊपर हमें प्रकाश डालना है वो ये है कि जीवन बसर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण किस चीज की जरूरत हम सबको होती है। देखिए, जीवन बसर करने के लिए सबसे बड़ी बात आजीविका के साधन की हम लोगों को जरूरत होती है। अब जहां पर मैं आजीविका के साधन की बात करता हूं, वहां पर एक बहुत क्लैरिटी से एक चीज हम लोगों के सामने वो ये निकल के आती है कि सर, आजीविका का मतलब क्या है। आजीविका, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में लिवलीहुड कहते हैं, इसका क्या मतलब है। वो भले ही मैं हूं या हर वो इंसान जो आज काम करके अपना जीवन व्यतीत करता है या कह लीजिए अपना जीवन यापन करता है। जीवन यापन करने का मतलब यह है कि आप एक तंदुरुस्त तरीके से रह रहे हैं, एक अच्छा भोजन आप खा रहे हैं, आपके पास एक अच्छी छत है और आपकी जीवन से संबंधित आप सारी चीजें पूरी कर पा रहे हैं। हम जानते हैं कि देखिए, जीवन से संबंधित सभी चीजों को पूरा करने के लिए आज के जमाने में जिस चीज की जरूरत है वो है आपकी इनकम, आय होनी बहुत जरूरी है। और अगर इनकम आपके पास नहीं है तो जीवन यापन करना आज के इस 21वीं सदी में बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। तो इसीलिए एक आजीविका का शब्द ये जो हम लेकर आते हैं कि लिवलीहुड, जिसको आप आजीविका कहते हैं, इस शब्द का तात्पर्य क्या है। और अगर मैं आजीविका जैसे शब्द की बात करता हूं तो एक क्लैरिटी से हम लोगों को चीज समझ में आती है कि सर, आजीविका कुछ नहीं है। आजीविका एक ऐसा साधन होता है। आजीविका, मैं उस साधन को बोलता हूं, एक ऐसे मीन को बोलता हूं जिस साधन से मैं अपना जीवन यापन कर सकता हूं, जीवन बहुत अच्छे से मैं बिता सकता हूं। उस साधन को मैं आजीविका बोलता हूं। और बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट की माने, अगर मैं बहुत सारे समाज शास्त्रियों की बात करूं तो समाज शास्त्री आजीविका का एक बहुत अच्छा मतलब हम लोगों के सामने रखते हैं कि देखिए, जीवन निर्वाह करने के लिए जिन जिन जरूरतों का और जिन जिन चीजों को जीवन निर्वाह करने के लिए जिन जिन चीजों की आप लोगों को जरूरत पड़ती है, जैसे कि खाने के लिए खाना, रहने के लिए छत, पहनने के लिए कपड़े, जाने के लिए साधन, इन सब चीजों की आप लोगों को जीवन निर्वाह करने की जरूरत, जीवन निर्वाह करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसको मैं हर एक इंसान की जिंदगी की बेसिक नेसेसिटी कह सकता हूं कि ये तो आपकी रिक्वायरमेंट है, ये चीजें आपको चाहिए। तो आपके जीवन से संबंधित इन सब चीजों का, हाँ, ये सब चीजें जिस साधन से आप कमाते हैं, जैसे कि खाने के लिए जिस साधन से आप भोजन खरीदते हैं, वो साधन जो आपकी मदद करता है भोजन खरीदने में, आपको एक छत दिलाने में, आपको कपड़े दिलाने में, या यातायात के साधनों का इस्तेमाल करने के लिए जो साधन आप इस्तेमाल करते हैं, वो साधन ही आपकी आजीविका है। जैसे कि अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर लेता हूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जितने भी भारत के नागरिक हैं, अगर मैं उनकी आजीविका की बात करूं तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में यह आता है कि सर, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का आजीविका का साधन है कृषि, एग्रीकल्चर। क्योंकि कृषि ही एक वो साधन है जिस साधन से वो जो फसलें हैं उनकी बुहाई करते हैं, उनकी निराई करते हैं, उनकी कटाई करते हैं, और कटाई के बाद जब वो फसलें बेची जाती है बाजारों में, उससे जो धन की प्राप्ति होती है, वही धन आपको आपका जीवन निर्वाह करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक मैं कह सकता हूं जीवन निर्वाह करने के लिए आपकी मदद करता है।
तो ऐसे केस में वो साधन जो इस केस में हमको समझ में आ रहा है, अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करता हूं तो वो है कृषि। अब बात, सबसे बड़ी बात जो आज इस टॉपिक और इस क्लास की हम लोगों की रहेगी वो ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कृषि ही सभी लोगों के लिए एक जीवन निर्वाह करने का एक पर्याप्त साधन साबित हो सकता है? और अगर हो सकता है तो क्या आप इस चीज को बता सकते हैं कि एक कृषि साल के 12 महीने क्या कृषि में ही अपना जीवन व्यतीत करेगा? क्या इस प्रकार की कृषि होती है भारत में या दुनिया के किसी कोने में जिस कृषि से एक किसान साल के 12 महीने धन की प्राप्ति कर सकता है और उसे कोई और काम करने की जरूरत ही ना पड़े? सोचिए, अब यह सिचुएशन एक ऐसी कंडीशन है जहां पर, और जिस कंडीशन को समझना और जिस कंडीशन के लिए हम लोगों को उत्तर देना बहुत मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि नहीं, केवल कृषि ही किसानों के लिए एक पर्याप्त आजीविका का साधन नहीं है। और क्योंकि कृषि ही किसानों के लिए एक पर्याप्त आजीविका का साधन नहीं है, इसलिए आज की इस कक्षा में, आज की इस क्लास में मैं आजीविका के साधनों को, वो भले ही ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरी क्षेत्रों में हो, इन दोनों को हम लोग जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं आज की इस क्लास में, बिना टाइम को वेस्ट करे और समझते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के कौन कौन से साधन हम लोगों को पढ़ने चाहिए। मगर स्लाइड में जाने से पहले मैं कुछ चीजों को आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा ताकि आप सब उन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझ सके। हम लोग बात कर रहे थे एक लिवलीहुड की, एक आजीविका की, और अगर मैं एक आजीविका की बात करता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि सर, जीवन निर्वाह करने के लिए किसी इंसान को अगर अपना जीवन निर्वाह करना है तो जीवन निर्वाह करने के लिए जिन साधनों की उस इंसान को जरूरत पड़ेगी वही साधन उसकी जिंदगी में, और वही साधन उसकी आजीविका है। किस तरीके से? क्योंकि इन्हीं साधनों से वो खाने के लिए भोजन खरीद सकता है, यही साधन उसको रहने के लिए एक छत देगा, इन्हीं साधनों से वो अपनी जिंदगी की और जरूरतें पूरी कर सकता है। इसीलिए ये साधन ही वो साधन है जिसको मैं आजीविका कह सकता हूं। ये बात सबको समझ में आता है। और अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधनों की बात करूं तो हम लोगों को समझ में आता है कि सर, एग्रीकल्चर जो कृषि है वो तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक आजीविका का बहुत अच्छा साधन होता है। ये बात सबको समझ में आती है। और अगर मैं कृषि से ही संबंधित बहुत सारी डिटेल आप लोगों को समझाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि सर, जो बीज है, बीजों की बुआई का एक सीजन होता है। ऐसा नहीं है कि 12 की 12 महीने हम लोग कृषि में केवल बीजों की बुआई करते रहेंगे। बीजों की बुआई करेंगे, फिर निराई का वक्त आ जाता है, फिर कटाई का वक्त आ जाता है। कटाई के वक्त में फिर हम लोग बाजार जाते हैं, उसको बेचते हैं, और इन 4 चीजों का जो मिश्रण हम लोग कृषि में देखते हैं, इनका सीजन बेटा अलग अलग होता है। और मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं इन 4 की 4 सीजनों को मिला दूं तो 12 महीने में से मैं कहूंगा कि मुश्किल से 8 महीने ही ऐसे होते हैं जहां पर किसान इन सब चीजों में व्यस्त रहता है। बाकी के बचे 4 महीने किसान क्या करेगा? सोचिए, एक ग्रामीण क्षेत्र में बाकी के बचे 4 महीने किसान क्या करेगा? वो भी तब हम इस सोच के चल रहे हैं कि अगर हम ये मान लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर एक परिवार का आजीविका का साधन केवल और केवल कृषि पर ही आश्रित हो, तो ऐसे केस में आप क्या बोलेंगे? हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि सर, अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करता हूं तो ग्रामीण क्षेत्रों में केवल हर कृषि के लिए, हर इंसान के लिए, अगर हर परिवार की मैं बात करता हूं तो हर परिवार के लिए एग्रीकल्चर का साधन जो है, और एग्रीकल्चर ही अगर मैं, कृषि ही अगर मैं जीवन यापन या जीवन निर्वाह करने का एकमात्र साधन लेके चलूं तो वो हर किसान परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में वो महीने, जिन महीनों में किसान बिल्कुल खाली है,
जिस महीने में किसान बिल्कुल खाली है, जिस महीने में किसानों को धन की प्राप्ति नहीं हो सकती है, आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए कि उन 4 या 5 महीने में या 3 महीने की बात कर लेते हैं, तो उस 3 महीने में किसान किस प्रकार से अपना जीवन निर्वाह करेगा, किस प्रकार से किसान अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। और बहुत सारी सिचुएशंस अब मैं आप लोगों को एक एक करके समझाने वाला हूं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात कर लेते हैं तो वो सारे, पहली बात तो ग्रामीण क्षेत्र, अगर मैं भारत में रूरल एरियाज की बात करूं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं, तो हमको पता है आज ग्रामीण क्षेत्रों में जो आजीविका है, आजीविका कमाने के जो साधन है वो बहुत ही निश्चित है। ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन पर्याप्त मात्रा में सभी को उपस्थित और सभी को अवेलेबल है, नहीं। आज ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के साधन सभी परिवारों के लिए बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही सीमित है। और क्योंकि सीमित है इसलिए कभी के बार यह देखा जाता है कि किसानों को अपने क्षेत्रों में जो वो काम करना चाहते हैं उस काम के हिसाब से या तो उनको काम नहीं मिलता है, और कभी के बार इन समस्याओं को भी किसानों को जूझना पड़ता है कि कई कई महीने तो किसान काम की तलाश ही करते रहते हैं अपने क्षेत्रों में। तो ऐसे केस में कौन सा ऐसा बड़ा फैक्टर है जो हम लोगों को यहां पे समझना है? देखिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के पर्याप्त साधन हर किसी के पास नहीं है। और दूसरी बात, जिस बड़ी समस्या से आज भारत का ग्रामीण क्षेत्र जूझ रहा है वो है गरीबी, वो है गरीबी। और इस बढ़ती गरीबी में, गरीबी के साथ अगर मैं बात करूं महंगाई की, इस बढ़ती महंगाई में अगर आपको गरीबी देखनी पड़ गई तो ऐसे केस में आप खाली वक्त में किस प्रकार से अपना और अपने परिवार के लिए आप खाने का इंतजाम करेंगे, रहने का इंतजाम करेंगे, या जीवन यापन करने के लिए और सब जरूरतों का एक किसान परिवार या एक आम परिवार जो कि ग्रामीण क्षेत्र में रहता है वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन करेगा। तब एक बहुत बड़ा फैक्टर जो कि सभी समाजशास्त्री अपनी अपनी किताबों में लिखते भी है कि सर ऐसे केस में जब किसानों को अपने ही क्षेत्र में जहां पर वो रह रहे हैं, जहां पर वो रहते हैं, ऐसे क्षेत्र में जब उनको जीवन यापन करने के पर्याप्त साधन उपस्थित नहीं मिलते हैं, जब उनको जीवन निर्वाह करने के लिए या कह लीजिए आजीविका कमाने के लिए, अपना आजीविका कमाने के लिए जब उनको साधनों की कमी लगती है ऐसे क्षेत्रों में, तो कई बार इन किसान परिवारों को किसान छोड़ देता है, या कह लीजिए कभी के बार अपने ग्रामीण परिवारों को छोड़कर घर का वो इंसान जो पैसा कमाता है उसको बहुत दूर दूर तक पलायन करना पड़ता है, जिसको हम लोग माइग्रेशन कहते हैं। और ये माइग्रेशन बहुत तरीके के आप लोग समझ सकते हैं। अगर मैं पलायन की बात करता हूं तो ये पलायन क्यों हो रहा है? ये पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि आज जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र में आजीविका के पर्याप्त साधन उपस्थित नहीं है, और क्योंकि आजीविका के पर्याप्त साधन आपके पास उपस्थित नहीं है तो किसी ना किसी तरीके से तो किसान को पैसा कमाना है, किसी ना किसी तरीके से तो एक इंसान को अपने परिवार के लिए, मैं केवल किसान शब्द यहां पे इसलिए यूज करता हूं क्योंकि आप लोगों के माइंड में ये सेट है कि अगर मैं ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूं तो ग्रामीण क्षेत्र में हर कोई इंसान किसान ही होगा। और अगर चलिए मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में हर एक इंसान किसान है, तो क्या हर किसान के पास खेती के लिए अपनी भूमि है? इस चीज पर चर्चा कीजिए। क्या हर एक किसान के पास खेती के लिए अपनी भूमि उपस्थित है? बिल्कुल नहीं है। कभी के बार देखा जाता है, देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को इतिहास में भी पढ़ाया जाएगा कि अगर मैं मुगल काल की बात करता हूं तो मुगल काल में भी 2 प्रकार के, हालांकि 3 प्रकार के हम लोग देखते हैं, 3 प्रकार के जो किसान निकल के आते हैं, जैसे कि खुद खास्त, पही खास्त। और खुद खास्त वो किसानों को कहा जाता था जिन पर अपनी जमीन होती थी खेती करने के लिए, जबकि पही खास तो उन किसानों को कहा जाता था जिनके पास अपने औजार है खेती के लिए मगर जमीन नहीं है। और तीसरे प्रकार के किसान वो हुआ करते थे
जो किसानी करना तो जानते थे, मगर ना तो उनके पास अपने औजार हुआ करते थे और ना ही अपनी जमीन। वो केवल मजदूरी देने के लिए वहां पे रहते हैं। अब मजदूरी का काम ही आप समझ लीजिए। ये जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने समझा, ये 4 सीजन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, और अगर मैं आज की बात करूं तो भारत के सभी किसानों में से 20% ही ऐसे किसान हैं जिनको मैं बड़ा किसान कह सकता हूं, जो कि बिग फार्मर्स हैं। उनके पास बहुत एकड़ जमीन उपस्थित है और उस जमीनों से वो कृषि बहुत बड़े स्तर पर करते हैं। और कृषि के साथ साथ ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से उन्हीं खेतों पर आश्रित है। ऐसे बड़े बड़े किसानों की कई बार तो देखा जाता है कि उनके पास फैक्ट्री भी है। जिस चीज की वो कृषि करते हैं उसी से संबंधित आज उनके पास फैक्ट्री भी है। जैसे कि अगर मैं बड़े किसानों की बात करता हूं जो धान की फसलें उगा रहा है, तो धान की फसलों के साथ साथ उसके पास आज राइस की मिलें भी है। मगर सभी किसानों की स्थिति ऐसी नहीं है, और अगर सभी किसानों की स्थिति ऐसी हो जाती है तो फिर तो दिक्कत ही क्या है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? केवल 20% किसान ही भारत में ऐसे किसान हैं जिनके पास अपनी जमीन है, जो बहुत बड़े स्तर पर कृषि करते हैं और उनको जीवन यापन करने के लिए आजीविका के साधनों की तलाश नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में आजीविका के साधन उपस्थित होते हैं। और जब भी ऐसे किसानों को कटाई के लिए, बुहाई के लिए, अपना निराई के लिए जब भी जरूरत पड़ती है, तब ये कृषि मजदूरों को भाड़े पे उठाता है, अपने खेतों पर लगाता है, उनको तनख्वाह देता है। मगर क्या वो मजदूर जो आज इन बड़े किसानों के खेतों में खेती कर रहा है, क्या उसको 12 महीने ये बड़ा किसान तनख्वाह पे रखेगा? सोचिए, नहीं रख सकता है। जब तक ये सीजन है, जब तक बुहाई, निराई, कटाई का सीजन है, तब तक ही ये बड़ा किसान ऐसे मजदूरों को अपने खेतों पे रख सकता है काम करने के लिए। मगर तब क्या होगा जब ये सीजन खत्म हो जाएगा और इन सभी को वापस लौटना पड़ेगा? और इसी को कहते हैं 2 प्रकार के सेक्टर। एक होता है नियमित और एक होता है अनियमित। नियमित सेक्टर क्या होता है बेटा? जिसको मैं ऑर्गेनाइज्ड कहता हूं। एक ऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र, एक नियमित क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां पर आपके जो आजीविका के साधन है वो बिल्कुल फिक्स है। आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपकी सरकारी नौकरी है, मान लेते हैं सरकारी नौकरी है, या आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, किसी नियमित क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, या कह लीजिए ग्रामीण इलाकों में अगर आप एक सरकारी सर्वेंट है, एक सरकारी नौकर है, ऐसे केस में आजीविका के साधन आपके लिए तय है। आपको दर बदर भटकना नहीं पड़ेगा आजीविका की तलाश में। मगर उन सब का क्या जो कि आज की डेट में अनियमित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। और आप लोगों को मैं ये चीज जरूर बताना चाहूंगा कि आज की डेट में अनियमित क्षेत्रों में काम करने वाले किसानों की बहुत मात्रा है। और अनियमित क्षेत्र में काम करने का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आपको सीजन के वक्त बुलाया जाएगा और जब सीजन समाप्त हो जाएगा तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। जब तक सीजन चल रहा है तब तक तो आपको आजीविका कमाने की टेंशन नहीं होती है, मगर जैसे जैसे वो सीजन खत्म होने की तदाद पे होता है, वैसे वैसे ऐसे मजदूरों को एक चिंता सताने लगती है कि सीजन के बाद मेरे पास कौन कौन से आजीविका के साधन बचेंगे जिससे मैं खुद का और अपने परिवार वालों के जीवन निर्वाह करने के साधनों की तलाश करूंगा। और तब समाजशास्त्री बोलते हैं कि जब इनके ऐसे क्षेत्र जहां पे ये रहते हैं, जब ऐसे क्षेत्रों में आजीविका के सभी साधन इनके लिए समाप्त हो जाते हैं, जो इनके परिवार के लिए पर्याप्त नहीं बैठते हैं, ऐसे केस में घर का कमाने वाला इंसान उसको पलायन करना पड़ता है। और जहां तक पलायन की बात आती है बेटा, तो पलायन भी बहुत प्रकार के होते हैं। अगर मैं माइग्रेशन की ही बात कर रहा हूं, तो पहली बात तो आपको माइग्रेशन का मतलब ही यही है, पलायन का मतलब ही यही है कि जहां पर आप रहते हैं आपको वो क्षेत्र छोड़ के कहीं दूर जाना है। तो पलायन भी अगर मैं समाज शास्त्रियों की बात करूं तो कई प्रकार के होते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में एक ग्रामीण क्षेत्र से दूसरे ग्रामीण क्षेत्र में पलायन, या कह लीजिए एक
शहरी क्षेत्र से दूसरे शहरी क्षेत्र में पलायन, या कह लीजिए एक ग्रामीण क्षेत्र से किसी शहरी क्षेत्र में पलायन, या एक शहरी क्षेत्र से किसी दूसरे शहरी क्षेत्र में पलायन। यह बात सबको समझ में आता है बेटा? और इन चार प्रकार के पलायनों में जो सबसे फेमस पलायन हम लोग देखते हैं, जो अक्सर देखा जाता है, सबसे फेमस पलायन वो है कि आप ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जो पलायन करते हैं, ये सबसे फेमस पलायन है सभी में से। ये पलायन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये माइग्रेशन आज के भारत में बहुत अच्छे स्तर पर होती है। क्यों? क्योंकि वो मजदूर जिसके पास ना तो अपना खेत है, और कई के बार तो ऐसे मजदूर भी हम लोग देखते हैं जिनके पास जो खेत है भी वो इतने बड़े नहीं हैं कि उससे खेती कर वो अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरा कर पाए। और कई के बार ऐसे किसानों को भी पलायन करना पड़ता है जिनके पास अपने खेती क्यों ना हो, और क्योंकि उनके पास जो अपने खेत है वो भी पूरी क्वांटिटी में, वो भी इतने बड़े खेत नहीं है कि उनको किसी और साधनों की तलाश ही ना करनी पड़े। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। यहां तक बात सबको समझ में आता है? दूसरी चीज कि आज किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? अगर किसान अपने क्षेत्रों को छोड़कर शहरी क्षेत्रों में मूव कर जाते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, और शहरी क्षेत्रों में अगर जीवन यापन करने के साधन वो ढूंढ लेते हैं, जैसे अगर मैं आज की बात करूं तो माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में आप लोगों को जरूर पता होगा। इस कोरोना काल में माइग्रेंट वर्कर्स की स्थिति सबके सामने बहुत उभर कर आई थी। हमने देखा था कि जिस तरीके से मार्च के महीने में भारत सरकार ने पूरे भारत पर लॉकडाउन लागू किया था, उस केस में 2-3 हफ्ते माइग्रेंट वर्कर्स को जब काम नहीं मिला, एक दिहाड़ी मजदूर जिसकी रोज की दिहाड़ी से वो अपना जीवन यापन करता है, 80 से 100 रुपए, 300 से 400 रुपए जो भी वो दिन के कमाता है, उसी दिन की कमाई से वो खुद के लिए खाना खरीदता है और ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे उनके परिवार वालों को भी पैसे भेजता है ताकि उनका भी जीवन निर्वाह बिना किसी टेंशन के हो सके। लॉकडाउन में जब ये साधन सारे समाप्त हो गए शहरों में, ऐसे केस में माइग्रेंट वर्कर्स ने, दिहाड़ी मजदूरों ने बहुत बड़ी मात्रा में अपने अपने ग्रामों की तरफ पलायन शुरू कर दिया था। और बहुत दयनीय स्थिति थी इन सभी की, क्योंकि ना तो इनके पास खाने के लिए खाना, ना रहने के लिए छत, और अगर रहने के लिए छत है भी तो उसका किराया चुकाने के लिए कोई काम नहीं है। ये वो स्थिति थी जिस स्थिति से इन सभी दिहाड़ी मजदूर गुजरे, और भारत सरकार ने, देखिए मैं ये बोलूंगा कि जितना हो सकता था उतना तो भारत सरकार ने इन लोगों को सपोर्ट किया, मगर फिर भी बहुत सारे दिहाड़ी मजदूरों को इस कोरोना काल में सफर करना पड़ा। बहुत लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। अब क्या कारण रहा होगा किसानों की आत्महत्या के पीछे? आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को स्लाइड की तरफ लेके जरूर चलूंगा, बट फिर भी स्लाइड की तरफ जाने से पहले इन सभी चीजों के ऊपर अगर एक विस्तार, एक अच्छे से विश्लेषण कर लिया जाए तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा वो सब चीज। अब देखिए, कभी के बार क्या होता है, अगर मैं किसान की बात करता हूं, अगर आप एक फार्मर की बात करते हैं, तो हमको पता है कि इस किसान को किसानी करनी है, और अगर इसके पास एक भूमि का टुकड़ा है भी, अगर उसके पास एक भूमि का टुकड़ा है भी, तो इस भूमि के टुकड़े पर किसानी करने के लिए भी, इस भूमि के टुकड़े पर किसानी करने के लिए भी किसान को लागत की जरूरत पड़ती है। लागत जिसको आप कहते हैं कैपिटल। और कैपिटल से मेरा क्या तात्पर्य है? कैपिटल से मेरा तात्पर्य यह है कि आपको बीज खरीदने हैं, बीज के साथ साथ आपको वो सारे इंप्लीमेंट्स, वो सारे के सारे औजार चाहिए जो आपको किसानी में मदद करेंगे, और इसके साथ साथ किसानी के और किसानी के दौरान इस्तेमाल होने वाली सारी चीजों को आपको, जिन जिन की जरूरत आपको पड़ेगी, उन सभी चीजों को खरीदने के लिए आपको लागत की और आपको पैसे की जरूरत है। और अगर आपके पास लगाने के लिए लागत नहीं है तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ऐसे केस में एक किसान साहूकार की तरफ जाएगा
और साहूकार को क्या बोलेगा कि सर आप इतना पैसा मुझे उधार पे दे दीजिए और इन पैसों से मैं किसानी करना चाहूंगा। मान लेते हैं कि साहूकार ने ब्याज पर, इंटरेस्ट पर, जो कि बहुत हाई होते हैं, उन सभी इंटरेस्ट पर किसानों को पैसा दे भी दिया। मगर जिस साल आपने पैसा लिया, जिस साल आपने किसानी शुरू करी, क्या आपको लगता है कि यह काम ऐसा है जहां पर कोई रिस्क नहीं है? एक बहुत बड़ा रिस्क ऐसे कामों में इन्वॉल्व रहता है। जैसे कि मैं बात कर लेता हूं कि आपने जिस साल पैसा साहूकारों से लिया, बात कर लेते हैं कि उस साल सिंचाई के लिए वर्षा बहुत कम हुई और सिंचाई के और साधन आपके पास थे नहीं, या कह लीजिए जो बीज आपने खरीदे वो बीज खराब थे, उनमें पहले ही कीड़ा लगा हुआ था, तो फसलें इतनी अच्छी नहीं हुई जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। और जब आपके अनुमान के विरुद्ध चीजें होने लगती है, जब आपकी फसलें खराब हो गई, वो किसी भी कारणवश हो सकती है, और फसलें खराब होने की वजह से जो किसान सोच रहा था कि उस साल उसकी आय इतनी हो सकती है, तो वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगी। आय अगर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होगी तो वो किस प्रकार साहूकार का पैसा वापस लौटाएगा? ऐसे केस में वो इस साहूकार के बुने जाल में फंस जाता है, जहां पर वो पिछला कर्ज चुकाने के लिए साहूकार से और कर्ज लेता है, और ये कर्ज धीरे धीरे इतना ज्यादा हो जाता है कि किसान इसे चुका नहीं पाता है और बाद में किसान आत्महत्या कर लेता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा कारण है इन किसानों की आत्महत्या के पीछे। मगर मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लोग किसानी नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग कुछ अन्य काम भी करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, टोकरी बनाते हैं, कुछ लोग बुनकर होते हैं, नाई भी होते हैं, कुछ शिक्षक का काम करते हैं, कुछ ऐसे शहरों में ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जो अस्पताल होते हैं, अस्पतालों में नर्सिंग का कार्य भी करते हैं। कईयों की दुकान होती है साइकिल ठीक करने की, खुद कोई किसान या बहुत सारे जो परिवार होते हैं वो खुद दुकानदार होते हैं, व्यापारी भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। मगर किसानी की बात अगर मैं करूं तो किसान जो है वो किसानी से पूरे वर्ष एक नियमित तरीके से पैसा नहीं कमा सकता है, और क्योंकि किसान पूरे साल किसानी से एक नियमित तरीके से पैसा नहीं कमा सकता है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों उस किसान को और आजीविका के साधनों की तलाश करनी पड़ती है। कई बार तो आजीविका के साधन जिनकी आप तलाश कर रहे हैं, जिससे आपका जीवन निर्वाह बहुत आसानी से हो जाता है, वो आपको आपके क्षेत्र में ही मिल जाते हैं। मगर कई बार ऐसे आजीविका के साधन जब आपको आपके क्षेत्र में नहीं मिलते हैं, तब आपको पलायन करना पड़ता है और ये चलते हैं शहरों की तरफ या और दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ, जहां पर मजदूरी की आवश्यकता होती है, ताकि ऐसी मजदूरी कर वो एटलीस्ट इतना पैसा कमा ले जिन पैसों से उनके परिवार का और उनका जीवन निर्वाह बहुत आसानी से होता रहे। तो इस पूरे चैप्टर की थीम केवल यह है कि आजीविका के साधन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या क्या है और आजीविका के साधन शहरी क्षेत्रों में क्या क्या है। यह कदापि मत समझिएगा आप लोग कि शहरी क्षेत्रों में भी आजीविका के साधन बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल मत समझिएगा। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में अगर मैं फैक्ट्रियों की बात कर लेता हूं, जिन फैक्ट्रियों में ये किसान जाके मजदूरी करते हैं, या कह लीजिए ग्रामीण क्षेत्रों के ये परिवार जो अपना घर छोड़कर आए हैं, जहां पर ये मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके भी ये पूरे साल एक नियमित आय सुनिश्चित नहीं कर पाते। मान लेते हैं कि जिन फैक्ट्रियों में आज ये काम कर रहे हैं, वहां पर एक मंदी का दौर आ गया, फैक्ट्री मालिक को बहुत बड़े नुकसान को झेलना पड़ा, जिसकी वजह से आज जिसकी फैक्ट्री में 300 कर्मचारी काम कर रहे हैं और वो अब ये सोच रहा है कि मेरे को इतना मुनाफा नहीं हो रहा है कि मैं 300 कर्मचारियों को आय दे सकूं, ऐसे केस में वो कर्मचारियों की संख्या कम करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये एक नियमित सेक्टर नहीं है। यहां पर किसान, यहां पर ग्रामीण क्षेत्र का वो इंसान जो आज काम करने के लिए शहर में आया है, वो किसी नियमित क्षेत्र में काम नहीं कर रहा है। जब तक फैक्ट्री मालिक को जरूरत है तब तक वो इस इंसान को काम पर रखेगा,
और जब इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी तब इसको वापस जाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में एक इंसान जो ग्रामीण क्षेत्रों से आता है वो उसको एक संतुलन बनाना पड़ता है कि जब तक मैं किसानी से फ्री हूं, जब तक खेतों में मेरी जरूरत नहीं है, तब तक खेतों को मेरे परिवार वाले संभाल लेंगे और मैं आजीविका के साधनों की तलाश के लिए शहरों में पलायन कर जाऊंगा। जब तक शहरों में काम मुझे मिल रहा है तब तक मैं पैसे शहर से कमाकर अपने परिवार को भेजता रहूंगा, और जब शहरों में काम खत्म हो जाएगा तब मेरा किसानी का काम शुरू हो जाएगा, तब मुझे वहां पे लगना होगा। मगर कई बार तो ऐसे लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। अगर मैं शहरों की बात करता हूं तो आपको क्या लगता है कि क्या दिहाड़ी मजदूर कभी बीमार नहीं पड़ता है? और अगर दिहाड़ी मजदूर बीमार पड़ गया तो देखिए, जो इंसान एक एक दिन की दिहाड़ी से पैसा कमाता है, कितनी गरीबी का सामना करके आज वो अपना परिवार छोड़कर इतने दूर दराज के क्षेत्रों में काम करने के लिए आज इसलिए आया है ताकि वो अपना और अपने परिवार को एक अच्छा भविष्य दे सके। अगर वही इंसान बीमार पड़ गया और उसको उस दिन की दिहाड़ी नहीं मिली तो ऐसे केस में फिर क्या होगा? फिर तो स्थिति बहुत खराब हो सकती है। स्थिति क्यों खराब हो सकती है? क्योंकि अगर उसको उस दिन की दिहाड़ी नहीं मिली तो ना तो वो खुद कुछ कमा पाएगा और उस कमाई से जिससे उसका रोज का खर्चा चलता था वो नहीं चलेगा। एक संतुलन बिगड़ गया, और इस संतुलन को एक दिहाड़ी मजदूर आखिर कब तक चलाएगा? कभी ना कभी तो हर किसी दिहाड़ी मजदूर की जिंदगी में ये संतुलन बिगड़ेगा ही। तो इसी चीज के ऊपर हम लोग आज चर्चा करते हैं, और इन्हीं सब चीजों को हम देखते हैं कि आज शहरों में जिन चीजों को देखकर आप कहते हैं ना कि ये नहीं होनी चाहिए, ये आज शहरों की शान पर एक धब्बा है। वो आखिरकार वही मजदूर है जो अपना घर, अपना परिवार दूर दराज के क्षेत्रों में छोड़कर आज यहां पे इसलिए काम कर रहे हैं ताकि वो 2 वक्त का खाना कमा सके, अपने लिए भी और अपने परिवारों के लिए भी। सब्जी बेचने वाला इंसान हो, अखबार बेचने के लिए बहुत सारे काम ये लोग करते हैं, जैसे कि अखबार, कोई अखबार बेचता है, कोई सब्जी बेचता है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कोई नाई की दुकान खोल लेता है। इसके साथ साथ और बहुत तरीके के काम अब शहरों में करते हैं। कोई साइकिल, कोई रिक्शा चलाता है। रिक्शा चलाने से जितना वो कमा पाता है वो कमाकर खुद के लिए और अपने परिवार वालों को भेजता है। मगर शहरों में भी महंगाई इतनी है कि आपका कमाया हुआ धन, पहली बात तो इतना होना चाहिए कि आप शहर में जहां रह रहे हैं वहां का भाड़ा भर सके। शहर में जो आज रहन सहन का कॉस्ट है, जो लागत है, उसको पूरी तरीके से दे सके। क्योंकि आज शहरों में रहना कोई आसान काम थोड़ी ना है। शहरों में रहने के लिए भी धन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि शहरों में देखिए आज अगर कमाई ज्यादा है तो शहरों में रहने के लिए शहर का लागत, खर्चे भी उतने ही ज्यादा है। तो इन सभी खर्चों को झूंझकर वो किसान आगे चलता है। वो ग्रामीण क्षेत्र से आया इंसान आगे चलेगा, मगर अगर वो कहीं के बार बीमार पड़ गया तो ये संतुलन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो जाता है। अपनी बीवी बच्चों को जो वो छोड़ के आया है, वो बीवी बच्चे क्या कर रहे हैं इस समय? वो उस किसान का या उस परिवार का जिसका अगर खेत है तो वो खेत संभाल रहे हैं, और अगर खेत नहीं है तो उसकी बीवी या उसके बच्चे तलाश करेंगे अपने ही क्षेत्र में मजदूरी के कुछ और साधन, ताकि 2 एक्स्ट्रा पैसे कमा सके, ताकि उनका परिवार बिना किसी मुसीबत को झेले आराम से कट सके। मगर आराम से कटता कहां है? आप देख रहे होंगे जैसे कि जिस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं आज दिल्ली में, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो 3 फार्म एक्ट पास करे हैं, जो 3 किसान अधिनियम पारित करे हैं, उसके विरोध में जो धरना प्रदर्शन आज पूरे दिल्ली में हो रहा है। हालांकि देखिए इन सब टॉपिक्स को मैं नहीं समझाना चाहूंगा क्योंकि ये क्लास उस पर आधारित नहीं है, मगर मैं फिर भी आपको आज ये बताना चाहता हूं कि ये किसान जो आज धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, ये भी तो अपने परिवार छोड़ के आए हैं, ये भी तो अपने खेत छोड़ के आए हैं। और इनकी खेतों की रखवाली कौन कर रहा है? इनकी खेतों की रखवाली कर रहे हैं इनके परिवार वाले। और मान लीजिए कि अगर ये और कोई साधन या उनकी फसल अगर उस साल खराब हो गई तो कितना बड़ा प्रभाव इनकी और इनकी परिवार की जिंदगी पे पड़ेगा, जिसका अनुमान शायद हम शहर में बैठे बैठे नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे तरह तरह की चीजें हम लोग देखते हैं कि केवल
किसानी ही आपको एक पर्याप्त मौका नहीं देती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बुहाई का सीजन अलग होता है, निराई का सीजन अलग होता है, फिर कटाई का सीजन होता है, और कभी के बार खेतों को तैयार करने का भी सीजन हम लोग देखते हैं। तो एक किसानी, अगर मैं किसान की बात करता हूं तो एक किसान के लिए किसानी में केवल 4 प्रकार के सीजन ही हैं जिसमें वो होता है, और इस 4 प्रकार के सीजनों में ही किसान या तो किसानी करेगा जिसके पास अपना खेत है, या वो मजदूरों की बात कर लीजिए जिनके पास अपने खेत नहीं है, वो इन 4 सीजनों के दौरान ही मजदूरी पा सकेंगे। मगर बाकी के बचे हुए वो महीने साल के जब उनको कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसे केस में वो आजीविका के और साधनों को तलाश करने के लिए या तो पलायन करेंगे, और अगर पलायन नहीं कर पाए तो ऐसे केस में साहूकारों से ब्याज पे पैसा उठाना पड़ता है, क्योंकि आपको अपने घर की जरूरतें भी पूरी करनी है, और साहूकार से ब्याज लेना मतलब साहूकार के बुने जाल में फंसने जैसा, जिससे ना तो किसान कभी उभरा है और ना कभी उभर पाएगा। तो ऐसे में सरकार की नीतियां भी किसानों के सपोर्ट में इसलिए होती है क्योंकि आज ये ग्रामीण क्षेत्र ही तो है जहां से खाना आ रहा है। क्या शहरी क्षेत्र पूरी तरीके से स्वतंत्र है? क्या आप कह सकते हैं कि शहर में रहने वाला नागरिक आज पूरी तरीके से स्वतंत्र है? क्या उसको ग्रामीण क्षेत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ग्रामों में रहने वाले परिवार पूरी तरीके से स्वतंत्र है? क्या उनको कभी शहरी क्षेत्रों की जरूरत नहीं पड़ेगी? बेटा, ये हैंड इन हैंड रिलेशन है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र बहुत कई मायनों में एक दूसरे पर निर्भर है, और ऐसे ही इनका जीवन यापन हो रहा है। वो सब चीजें जो आज ग्रामों में है वो शहरों में नहीं है, और जो चीजें शहरों में है वो ग्रामों में उपस्थित नहीं है, इसीलिए पलायन होते हैं। और यही पलायन आप लोग समझ सकते हैं कि आपके जीवन यापन करने के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैं समझता हूं ये सब चीजें अब आपको जरूर समझ में आ गई होंगी। तो आइए चलते हैं स्लाइड की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमने आज इस क्लास में आप लोगों को पढ़ानी है। देखिए, बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को इसमें पढ़ाऊंगा जिसमें आप लोग मेरे साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि देखिए, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, हम लोग एक स्टोरीज लेके आते हैं, और तरह तरह की स्टोरीज के माध्यम से हम लोग किसान, या तरह तरह की स्टोरीज के माध्यम से हम लोग ये स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से सीटेट में पूछे जाते हैं। मगर सीटेट के और सीटेट में आने वाले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको अपना माइंडसेट बहुत क्लियर, अपना लॉजिक बहुत स्पष्ट रखना पड़ेगा बेटा। और अगर मैं आजीविका के साधनों की बात कर रहा हूं तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी आप लोगों को पढ़ाई है, जैसे कि पलायन, जैसे कि गरीबी जो हर एक किसान को झेलनी पड़ती है, जैसे कि बड़े बड़े किसान जो कि भारत में केवल 20% ही है, केवल इन बड़े किसानों के बेसिस पर हम बाकी किसानों की जिंदगी पर कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। और अगर ऐसा लेते हैं तो यह भेदभाव होगा जिसमें हम लोग बिल्कुल नहीं फंसना चाहते हैं। ये बात सबको समझ में आई? केवल किसानी ही लिवलीहुड कमाने के लिए एक पर्याप्त साधन नहीं है, आपको और साधनों की भी जरूरत पड़ेगी। और इन्हीं और साधनों की जरूरत के लिए किसान या तो मजदूरी करेगा अपने ही क्षेत्र में, या और कई क्षेत्रों में पलायन करेगा जहां कहीं भी उसको काम मिलता है। तो ये तो बात रही ग्रामीण क्षेत्रों की। तो आइए पढ़ते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से ग्रामीण परिवारों की जो लाइफ है वो प्रभावित होती है, ना केवल गरीबी से मगर महंगाई से भी, और इसके साथ साथ क्या प्रभाव पड़ता है उन पर पलायन का। ये सब चीजें आप लोगों को आज इस स्लाइड में पढ़ाई जाएंगी, और मैं आशा करता हूं कि ये सब चीजें आप लोग बहुत अच्छे से समझ भी सकेंगे। तो आइए चलते हैं स्लाइड की तरफ और देखते हैं कि क्या लिखा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आजीविका का जो अर्थ है, आजीविका का जो बेसिक अर्थ है वो ये है कि जीवन निर्वाह करने के लिए जो काम आप करते हैं, जो कार्य आप करते हैं, उसी को आप आजीविका कहते हैं। यहां तक बात सबको क्लियर है?
और ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान होता है वो केवल किसानी पर ही आश्रित नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान है वो किसानी के अलावा और कई कई कामों पर आश्रित होता है, जैसे कि टोकरी बनाते हैं कुछ किसान, जैसे कि साइकिल ठीक करते हैं कुछ किसान, जैसे कि बहुत सारे, सॉरी मैं पे बार बार किसान जो शब्द है उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, जैसे साइकिल ठीक करते हैं कुछ ग्रामीण परिवार, और इसी के साथ साथ कुछ ग्रामीण परिवार दुकानदार भी होते हैं, कुछ ग्रामीण परिवार व्यापारी भी होते हैं। मगर कितने लोग दुकानदार या व्यापारी होते हैं, इस चीज पर भी आप लोगों को एक अच्छा माइंडसेट चाहिए, क्योंकि अगर हर कोई इंसान दुकानदार, व्यापारी या किसान होने लग गया, हर किसी के पास अपना खेत होने लग गया, और वो भी इतनी बड़ी क्वांटिटी में जिससे वो अपना जीवन यापन, जीवन निर्वाह बहुत अच्छे से कर सके, तो क्या कभी पलायन होगा? नहीं होगा। मगर ऐसी कंडीशन कभी डेवलप नहीं हो रही है, और ऐसी कंडीशन को डेवलप होने में भी बहुत समय लगेगा, इसलिए पलायन तो होता है। और यह पलायन ही एक स्रोत है जिससे आज एक ग्रामीण परिवार ग्रामों में जब तक है तब तक आजीविका कमा रहा है, और खाली वक्त में वो शहरों की तरफ या दूसरे ग्रामों की तरफ पलायन करता है, ताकि जहां पर भी मजदूरी के साधन उपस्थित है उन साधनों में लगकर वो अपने परिवार के लिए आजीविका या ऐसा कार्य कर सके जिससे उसका जीवन, उसके परिवार का जीवन बिना किसी टेंशन के निर्वाह हो सके। कई कई बार तो ऐसा देखा जाता है बेटा कि शिक्षा, देखिए अगर मैं शिक्षा की बात करता हूं, हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना ये किसानों को और किसानों के बच्चों को हम लोग शिक्षा पे लगा दें, इनको एक अच्छी शिक्षा दे दे, ताकि बड़े होकर ये सभी बच्चे, ये किसानों के बच्चे कुछ पढ़ लिख कर बन जाए, जिससे केवल किसानी पर ही इनका जीवन आश्रित ना हो, एक नियमित क्षेत्र में इनको काम मिल सके और एक नियमित आय भी मिल सके, जिससे ना तो केवल इनका उद्धार हो मगर इनके परिवार वालों का भी उद्धार हो सके। मगर क्या शिक्षा के सभी चीजें या कह लीजिए एजुकेशन को अफोर्ड करने की कैपेसिटी इन किसानों के पास है? क्या इतना खर्चा करने की क्षमता है कि ये अपने बच्चों को एक बहुत अच्छा भविष्य, एक बहुत अच्छी शिक्षा दे पाए? क्योंकि भारत सरकार के द्वारा शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत भी भारत सरकार 6 साल से 14 साल के बच्चों को ही मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाती है। क्या 14 साल का बच्चा इतनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है कि उसी शिक्षा के बेसिस पर उसको काम मिल जाए? एक प्रोफेशनल कोर्स भी बहुत जरूरी है। हालांकि सरकार आज स्किल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को वो हुनर सिखाती है, जिस हुनर से वो काम पा सके, जिस हुनर से वो ऐसे काम पा सके जिससे उनका जीवन निर्वाह बहुत अच्छी तरीके से हो सके। हालांकि देखिए सीटेट में सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य तो आप लोगों से पूछे नहीं जाते हैं, मगर आप ये भी मानकर मत बैठिएगा कि सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं करती है। सरकारों की भी बहुत सारी नीतियां है जिसका उद्देश्य केवल किसानों को और किसानों को एक बेहतर जिंदगी, एक अच्छा भविष्य देना है। इसके साथ साथ कभी के बार तो ऐसे क्षेत्रों में हम लोग इस प्रकार गरीबी देख लेते हैं कि ऐसी युवा अवस्था, जिस अवस्था में शायद आपको पढ़ाई करनी चाहिए, मगर इतनी गरीबी के बाद वो किसान शायद कृषि की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि इतनी गरीबी में अपने परिवार को एक अच्छा जीवन किस प्रकार दिया जाए? क्या केवल पढ़ाई करने से ही? और अगर मैं पढ़ाई करता भी हूं तो जब तक मैं पढ़ाई कर रहा हूं तब तक उस कार्यकाल और उस काल के लिए मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा? इन सब चीजों की टेंशनों के कारण कभी के बार एक युवा भी किसानी की तरफ मुड़ जाता है अपनी पढ़ाई छोड़कर। और यह एक बहुत ही सॉरी स्टेट है अगर मैं भारत देश की बात करता हूं। आज भी किसान भारत में आत्महत्या करते हैं और यह भी एक सच्चाई है। भले ही आप अपने आप को 21वीं सदी का कितना ही एडवांस, कितना ही आधुनिक मानव क्यों ना समझे, मगर आज भी आपकी आधुनिकीकरण इस स्तर पर नहीं पहुंचा है कि हर परिवार को इतना काम मिल सके जिससे वो अपना जीवन यापन बहुत अच्छे से कर पाए। बहुत सारी एनजीओज हैं जो इस काम में लगी हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को रोजगार देती है, और एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की नीति मनरेगा,
इसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा हमारी क्लास में की जाएगी, क्योंकि मनरेगा भी 100 दिन की गारंटीड रोजगार ग्रामीण परिवारों को देता है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों को, आप अपने माइंड में इन सब चीजों को स्पष्ट करके चले तो बेहतर होगा। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि यहां पे आप लोगों को 3 प्रकार के किसानों की अलग अलग कहानियां सुनाई जाएंगी। जैसे कि पहली बात कर लेते हैं तुलसी की कहानी। देखिए, अगर मैं तुलसी की कहानी की बात करूं तो तुलसी रामलिंगम जैसे बड़े किसान की जमीन पर एक मजदूरी का काम करती है। साल में कुछ ही मौके ऐसे होते हैं जब इसे एक नियमित रूप से मजदूरी मिल पाती है, और यह उन मौकों में से एक है। जैसे कि वो यहां पर धान की फसल रोप रही है, रुपाई का काम कर रही है। मेरी बात सबको समझ में आ रही? रुपाई का काम यहां पे चल रहा है, और जब तक रुपाई का काम चल रहा है तब तक ही तुलसी जैसे मजदूरों को एक नियमित रूप से आय मिलेगी। और कह लीजिए, मगर ये नियमित आय, सॉरी, इसको मैं नियमित भी नहीं कह सकता हूं, एक तुलसी जैसे मजदूर को जब तक रुपाई का सीजन चल रहा है तब तक ही तो पैसे मिल रहे हैं। रामलिंगम जैसे बड़ा किसान भी तुलसी जैसे मजदूरों को 12 महीने अगर रखता भी है तो 12 महीने क्या कराएगा? क्योंकि अगर मैं कृषि जैसे काम की बात करता हूं तो हर एक चीज का सीजन है बेटा यहां पर, और सीजन खत्म होने के बाद वो सब चीजें खत्म हो जाती है। जैसे कि लिखा है कि जब धान की फसल थोड़ी बढ़ जाएगी तो रामलिंगम हमें निराई के लिए और बाद में कटाई के लिए बुलाएगा। और अगर उसने नहीं बुलाया तो, मगर वो बुलाएगा, यहां पे लिखता है बुलाएगा। और अगर बुलाएगा तो इसका मतलब यह है कि हर सीजन की समाप्ति के बाद आपको वापस जाना ही पड़ेगा। यहां तक बात सबको समझ में आता? और वो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से मैं भी मजदूर का काम करती हूं वैसे भी मेरे पति भी मजदूरी का काम करते हैं, और इसी प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते हैं। सभी दोनों मियां बीवी इस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कि जो उनके परिवार में उनके पति की बात कर ली जाए, जिसका नाम इस स्टोरी में रमन आप लोगों को दिखाया जाता है, कि रमन जो खेत में है वो खेतों में कीड़ों को मारने के लिए दवाई है उसको छिड़कने का कार्य करता है। और जब खेतों में कोई भी काम नहीं मिलता है तो उसे पास की खान से पत्थर या नदी से बालू ढोने का काम मिल जाता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस स्टोरी के माध्यम से केवल एक चीज आप लोगों को यह समझाई जा रही है कि भले ही आप तुलसी जैसे ही मजदूर क्यों ना हो या रमन जैसे उसके पति ही क्यों ना हो, कोई भी एक काम ऐसा नहीं है जिससे आपको नियमित रूप से साल के 12 महीने बिना रुके जीवन निर्वाह करने के साधन अच्छी क्वांटिटी में मिलते रहे। जब एक सीजन खत्म होता है तब जीवन यापन करने के लिए और साधनों की तलाश में आपको कोई दूसरा कार्य करना पड़ता है। तो जिस प्रकार ये तुलसी की कथा है उसी प्रकार हम दूसरी कथा की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक वो चार्ट है जिस चार्ट में हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कृषि करने से आपको लगभग कितना टाइम मैं कह सकता हूं जीवन, और आपको कितना समय एक आजीविका मिल सकती है। जैसे कि इस चार्ट में आप लोग देख रहे हैं कि बीड़ा बीनने का कार्य शुरू हो जाता है मई जून के महीने में। उसके बाद जुलाई अगस्त के महीने में काम शुरू होता है रुपाई का। सितंबर अक्टूबर के महीने में आपको करनी पड़ती है निराई, और नवंबर दिसंबर के महीने में कटाई शुरू होती है। कटाई के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने आपके पास कोई काम नहीं है, और इस 4 महीनों में ही आपको जीवन यापन करने के लिए या आजीविका की तलाश में और साधनों की तलाश करनी पड़ेगी ही। तो इस स्लाइड का समझाने का मतलब केवल यह है कि किसानी ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आजीविका कमाने का एक पर्याप्त साधन नहीं है, और भी बहुत साधनों पर आपको आश्रित रहना पड़ता है। क्योंकि आपका परिवार है, परिवार में रह रहे बच्चों की शिक्षा है, उसके ऊपर खर्च है, बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना है, एक अच्छा खाना देना है, इन सब चीजों की टेंशन है। तो ऐसे केस में आपको जीवन यापन करने के लिए, एक जीवन निर्वाह करने के लिए तरह तरह की आजीविका की जरूरत है, क्योंकि आप एक अनियमित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर डिमांड बेस्ड काम मिलता है बेटा, डिमांड बेस्ड। मांग के आधार पर काम मिलेगा आपको। अगर मार्केट में मांग है
तो आपको काम के लिए बुलाया जाएगा, ना कि सप्लाई बेस्ड। तो जब कोई कार्य डिमांड बेस्ड हो जाता है, ऐसे केस में आपको एक नियमित रूप से आय मिलने के साधन नहीं होते हैं। मान लीजिए जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में डिमांड नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं है, तो ऐसे केस में आपको कौन कार्य देगा? और अगर आप एक अनियमित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो ऐसे में जीवन यापन करने के लिए जितनी समस्याएं आपको झेलनी पड़ेगी वो शायद आप ही जानते हैं। तो ये वो सारी समस्याएं हैं जिनको अगर आप इंटरनलाइज करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक आजीविका कितनी बड़ी चीज है, और इस आजीविका को कमाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के परिवार कितनी तरीके से जद्दोजहद करते हैं। यहां तक बात सबको समझ में आती? चलते अगली स्लाइड की तरफ। अगला है शेखर। और अगर मैं शेखर की बात कर लेता हूं तो शेखर ये धान अपने घर लेकर जाने का कार्य करता है। और अगर शेखर की और बात कर लेते हैं तो यह चीज भी बहुत अच्छे से बताई गई है कि शेखर ने और शेखर के परिवार ने अभी अभी फसलों की कटाई का कार्य पूरा किया है। शेखर के पास बस 2 एकड़ जमीन है। कहने के लिए शेखर के पास जमीन है, मगर वो 2 एकड़ जमीन भी शेखर के परिवार को पूरी नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अपने खेत का सारा कार्य खुद ही कर लेता है। कभी के बाद जब उसको कटाई, बुहाई, रुपाई के लिए काम की जरूरत पड़ती है, तब वो और मजदूरों को भी अपने खेत पे लगा लेता है। मगर जिस चीज के ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं वो ये है कि केवल किसान के पास जमीन होना ही सभी समस्याओं का हल नहीं है। कह लीजिए, कहने को तो जमीन है आपके पास, मगर आपका परिवार इतना बड़ा है कि उस जमीन से आप अपना परिवार पाल ही नहीं सकते हैं। ऐसे केस में आजीविका के और साधनों की आवश्यकता आपको जरूर पड़ेगी ही पड़ेगी। यहां तक बात सबको समझ में आती? और अगर मैं शेखर जैसे किसानों की बात करता हूं तो शेखर जैसे किसान जिनके पास अच्छी क्वांटिटी में अगर जमीन है, तो ऐसे केस में शेखर जैसे किसानों को आजीविका की टेंशन नहीं लेनी पड़ती है, क्योंकि व्यापारी संगठनों के साथ, जैसे स्टोरी में बताया गया है कि व्यापारी संगठनों के साथ भी आपका अच्छा तालमेल है। व्यापारी है जो आपको बीज उधार पे देते हैं और बदले में इन्हीं व्यापारियों को आप अपनी फसल सस्ते दामों पर बेच देते हैं। तो ऐसे में एक नेक्सस बन गया कि आप मेरे काम आ रहे हैं तो मैं आपके काम आऊंगा, और इसी तरीके से आपका जीवन यापन बहुत अच्छे से हो रहा है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को समझनी है। मगर एक चीज जो मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर शेखर केवल किसानी का कार्य नहीं कर रहा है। शेखर जैसा किसान भी, जैसे लिखा है, रामलिंगम की चावल की मिल में काम करता है। जब काम की जरूरत पड़ती है तब वो रामलिंगम की चावल की मिल में भी मजदूरी का कार्य कर रहा है। वो केवल अपने खेत में ही काम करके संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उसका खेत उसे पर्याप्त मात्रा में आजीविका नहीं दे रहा है। इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझना है हम लोगों को। और कभी के बाद तो ऐसी नौबत आ जाती है कि जब किसानों के पास कोई चारा नहीं बचता, तब उनको कर्ज लेना पड़ता है। और जिन साहूकारों से वो कर्ज लेते हैं, हमको पता है कि साहूकार का शोषण भारत में स्वतंत्रता से पहले भी चला हुआ आ रहा है, और आज भी साहूकारों का शोषण बहुत है। क्योंकि जब आप अनियमित तरीके से पैसा ब्याज पर लेते हैं, देखिए बैंकों से पैसा ब्याज पर लेने में बैंक आपसे कोई किसी चीज का मना नहीं कर रहे हैं, मगर जो जो डॉक्यूमेंट बैंक आपसे मांगता है, शायद वो सब डॉक्यूमेंट एक किसान के पास नहीं होते हैं। ऐसे केस में एक किसान विवश हो जाता है कि वो अनियमित तरीके से साहूकार से पैसा उधार पे मांगे। और साहूकारों से पैसा उधार पे मांगना कोई आसान काम थोड़ी ना है। कहीं के बार आपको अपनी जमीनें भी गिरवी रखनी पड़ती है, और अगर आप साहूकारों का पैसा नहीं चुका पाए तो ऐसे केस में जमीन से भी आपका हाथ गया। और यह एक बहुत बड़ा कारण बनता है आज किसान हत्या का। किसान अपनी हत्या आज इसीलिए करता है क्योंकि तरह तरह की टेंशन, जीवन यापन करने, आजीविका के साधनों की तलाश करने की तरह तरह की टेंशन में आज किसान इतना ग्रस्त है कि आज उसकी समस्याओं को आप नहीं समझ सकते हैं। एक सर्वे आया था बेटा, जो मैं आप लोगों के सामने जरूर प्रदर्शित करना चाहूंगा ताकि आप किसान की इस सॉरी स्टेट को समझ सके। 1947 में जो किसान कमाता था, और 1947 में किसान के साथ साथ जो मैं कहूंगा
क्या कहते हैं, अगर मैं 1947 की बात कर लेता हूं तो 1947 में जो किसान कमाता था और 1947 में जो एक सरकारी सर्वेंट कमाया करता था, अगर मैं दोनों की आय को आज कंपेयर करूं 2020 से, तो यह देखा जाता है कि किसानों की आय में 20 गुना इजाफा हुआ, मगर एक सरकारी नौकर की आय में आज 50 गुने से भी ज्यादा का इजाफा। क्यों है ये सब? और अगर सरकार किसान के लिए इतना सोच रही है तो ये है एक प्रॉज एंड कॉन्स जो आप लोगों को अपनी क्लास में समझने हैं। और जब तक आपका माइंड इतना विकसित नहीं होगा तब तक आप इन सब चीजों को नहीं समझ सकते हैं। एक आजीविका का साधन पढ़ाना ही मेरा कर्तव्य नहीं है। एक आजीविका के साधन से जुड़े और भी सारे आयामों को आपके सामने रखना मेरा कर्तव्य है, जो मैं इस क्लास में पूरी निष्ठा से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। चलते अपनी अगली स्लाइड की तरफ और देखते क्या है। जैसे कि इसने बताया है कि कर्ज इतना बढ़ जाता है कि किसान कितना भी कमा ले वह वो कर्ज कभी नहीं चुका पाता, और वो ऐसी स्थिति में फंस जाता है जिस स्थिति में हत्या के अलावा उस किसान को, आत्महत्या के अलावा उस किसान को और कुछ नहीं सूझता है। अब बात कर लेते हैं रामलिंगम जैसे बड़े बड़े किसानों की। देखिए, रामलिंगम के पास एक बहुत बड़ा क्षेत्र तो है ही किसान का, मगर उसके पास चावल की मिलें भी है, तो उसको एक बहुत अच्छी खासी कमाई हो जाती है। उसको कमाई से संबंधित किसी और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। मगर अब बात यह आती है, जो 3 कथाएं मैंने आप लोगों को यहां पे प्रदर्शित करी, एक कथा जिसमें तुलसी और उसका पति रमन है, दोनों ही मजदूर है, अपना काम नहीं है उन दोनों के पास, अपना क्षेत्र नहीं है, अपनी खेती के लिए जमीन नहीं है। दूसरी कथा आप लोगों के सामने रखी गई शिखर जैसे किसानों की, जिनके पास अपना खेत भी है, मगर वो खेत इतना नहीं है जिससे उनका जीवन बहुत अच्छे से यापन हो सके, मगर वो और आजीविका के साधनों पर आश्रित है। और तीसरी कथा है ऐसे रामलिंगम जैसे बड़े बड़े किसानों की, जो भारत में कितने हैं, गिने चुने 20%, जिनको और किसी साधनों की आवश्यकता है ही नहीं। इनके पास जितने साधन हैं वो इतने हैं कि कह लीजिए पुश्ते बैठ के खाएंगे, ये कह सकते हैं, क्योंकि इतनी जमीनें, इतना बड़ा व्यापार, जो किसी किसान, जो हर किसान का एक और हर एक ग्रामीण क्षेत्र का एक, मैं कह सकता हूं, सपना होता है, वैसे किसान हैं ये सब। क्या इन लोगों को आजीविका के और साधनों की जरूरत है? अरे नहीं भाई, यही तो वो लोग हैं जो बाकी सब तुलसी जैसे, शिखर जैसे किसानों को मजदूरी देते हैं कभी के बार। इन लोगों को क्या कमी है? तो ये सारी चीजें हैं जो मेरा आज की इस क्लास में आप सभी के साथ रखने का केवल एक छोटा सा एक छोटी सी ये क्लास थी इस बेसिस पर, जिसमें हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकाला कि किस प्रकार से एक ग्रामीण क्षेत्र का परिवार अगर वो किसानी कर रहा है तो केवल जो कृषि है, कृषि ही केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आय कमाने का एक पर्याप्त साधन नहीं है। और आय कमाने का मतलब है एक ऐसा साधन जिससे आपको आय मिलती है, इनकम मिलती है, वो ही साधन आपकी आजीविका है। तो कृषि ही केवल एक पर्याप्त आजीविका नहीं है शिखर जैसे और तुलसी जैसे मजदूरों या किसानों के लिए। और इसीलिए कभी के बार गरीबी इतनी है कि गरीबी में आपको विवश होकर या तो कर्ज लेना पड़ता है, नहीं तो ऐसे किसान पलायन करते हैं, ऐसे लोग पलायन करते हैं। और पलायन करने के बाद भी क्या आपको लगता है कि शहरों में भी जीवन यापन करना बहुत अच्छा होगा और बहुत सुखद है? तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आइए चलते हैं, आपको लेके चलते हैं शहरों की तरफ, और शहरों में किस प्रकार के साधन आप लोगों को अवेलेबल होते हैं उसके ऊपर एक डिटेल्ड चर्चा हम लोग करेंगे। बट उससे पहले इस स्लाइड को समाप्त कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि शिखर जैसे छोटे छोटे किसानों की बात कर लें तो उनकी जरूरतों के हिसाब से उनके खेत बहुत ही छोटे हैं, और भारत में केवल 80% किसान की यही हालत है जो शिखर और तुलसी जैसे किसान हैं। भारत में रामलिंगम जैसे किसान केवल 20% ही है, और वो बहुत कम मात्रा है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। केवल इन 20% किसानों को लेकर मैं बाकी के 80% किसानों के भविष्य को निर्धारित नहीं कर सकता हूं, और अगर मैं करता हूं तो मेरी नीति सही नहीं है। इन सब चीजों की बात मैं इस क्लास में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था
कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेती के साथ साथ लोग और भी तरह की चीजों में अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे कि जंगल की उपज, पशुओं आदि पर आप बहुत हद तक अपना कह सकते हैं निर्भर रहते हैं। और कई कई बार तो देखा जाता है वो किसान जिनके पास अपना खेत नहीं है, उनके पास अपने पशु होते हैं, और जब वो साहूकारों से कर्ज लेते हैं तब इन्हीं पशुओं को गिरवी रख देते हैं। अरे यही पशु तो है जो अभी तक आपका एकमात्र आय का साधन है, और अगर आप इनको भी गिरवी रखकर साहूकार से पैसा उधार पे लेते हैं और वो पैसा अगर आप साहूकार को चुका नहीं पाते, गई आपके पशु। और अगर आपके पशु गए तो आपका क्या होगा भाई? तो ऐसे किसान आत्महत्या करेंगे या नहीं करेंगे? तो इस पूरी स्लाइड का मोटिव केवल आपको 3 प्रकार के किसानों की कथाओं को सुनाना था और बताना था कि ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका कमाना कितना मुश्किल हो सकता है, और बड़े बड़े किसानों को लेकर हम बाकी किसानों की स्थिति पर कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं। यह मेरा छोटा सा इस क्लास में केवल एक छोटी सी एक स्लाइड थी। तो ये तो बात कर लेते हैं एक आम किसानों की। अब बात मैं उन किसानों की करना चाहता हूं जो भारत के तटीय इलाकों पे रहते हैं, या जो अपने समुद्री तटीय इलाकों के जो गांव होते हैं, गांव में क्या हालत है। देखिए, हम लोगों को पता है कि अगर आप समुद्री तट के आसपास रहते हैं तो मछुआरे भी आप लोगों को अच्छी क्वांटिटी में मिलेंगे। इन मछुआरों का काम क्या है कि सीजन में जाना, समुद्रों तक जाने के लिए आपके पास आपकी नौकाएं होती हैं, उन नौकाओं में जाना, बड़ी क्वांटिटी में मछलियों को लेके आना, उनको बाजारों में बेचना। तो क्या आप लोगों को लगता है कि एक मछुआरे का जीवन बड़ा अच्छा है किसानों के कंपैरिजन में? अगर आपको ऐसा लगता है तो बेटा मैं आप लोगों को जरूर एक चीज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर मैं मछुआरे की बात भी कर लेता हूं, एक फिशरमैन की अगर मैं बात कर लेता हूं, तो एक मछुआरे की जिंदगी भी एक किसान की अपेक्षा अच्छी नहीं है, उसके जैसी ही है। क्यों? क्योंकि आज एक मछुआरा अगर समुद्र में जा रहा है मछलियां पकड़ने के लिए, तो आज वो अपनी जिंदगी रिस्क पे रख के जाता है और अपनी जिंदगी को दांव पे रखने के बाद आज वो आजीविका कमा पाता है, जिसको हम लोग आज लाइवलीहुड कहते हैं। मगर जो वो आजीविका आज अपने जीवन को दांव पर रख के कमा रहा है, वो आजीविका भी रेगुलर नहीं है, वो आजीविका भी नियमित नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र भी एक असंगठित क्षेत्रों में आता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में आता है, जहां पर अनियमित आय आपको मिल रही है। क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर मैं मछलियों की बात करता हूं तो मछलियों के प्रजनन का समय, जब वो रिप्रोडक्ट करती हैं, मछलियों के प्रजनन का समय होता है मॉनसून। और अगर आप मॉनसून को बहुत अच्छे से जानते हैं तो भारत में लगभग 4 महीने का काल है ये, और अगर 4 महीने मॉनसून रहेगा, ऐसे केस में ये मछुआरे जब तक मॉनसून भारत में है तब तक आप नहीं जा सकते हैं मछलियों को पकड़ना, क्योंकि जितने तूफान उस समय समुद्रों में आएंगे वो सब लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग का मतलब आपका जीवन आपसे छीन सकते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोगों को बहुत विस्तार से चर्चा करने की जरूरत थी। ये बात सबको समझ में आता है? तो एक मछुआरे की जिंदगी भी, हालांकि वो समुद्री तट में एक छोटे से गांव में रहता है, वो भी पूरी तरीके से एक मछली पकड़ने से, या कह लीजिए मछली अगर आप पकड़ के लाते हैं, उससे भी आप अपना जीवन पूरी तरीके से बिना किसी टेंशन के निर्वाह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मॉनसून के काल में आपको किसी और काम की जरूरत पड़ेगी जब आप मछलियां पकड़ने समुद्रों में नहीं जा पाएंगे। यह बात बहुत अच्छे से अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो आइए चलते हैं स्लाइड्स की तरफ और देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, जो आपकी बोट होती है, जिस बोट पर सवार होकर आप लोग मछलियां पकड़ने समुद्रों में जाते हैं, उसको कैटामरीन कहते हैं। कैटामरीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो बोट है जिस बोट पर सवार होकर ये मछुआरे समुद्रों में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं।
और यहां पर पूरी पूरी कथा में यह बताया गया है कि किस प्रकार से मछुआरे रात में ही तैयारी कर लेते हैं, अपने जाल की मरम्मत करते हैं और सुबह 2-3 बजे ही समुद्रों में निकल जाते हैं मछली पकड़ने के लिए। और जब वो वापस लौट के नहीं आते ना बेटा अपने समय पर, या किसी कारण उनको देर हो जाती है, तब उनका परिवार, उनकी जान देखिए कैसे सूखती है कि क्या हो गया। क्योंकि कभी के बाद ऐसे मछुआरे जो कि कैटामरीन पे सवार होते हैं, उनको तरह तरह के समुद्री कह लीजिए तूफानों से होकर जूझना पड़ता है। अब आप मुझे बोलेंगे कि सर यहां पे कर्ज लेने वाला कहा गया। हो सकता है कि इन लोगों को किसी प्रकार के कर्ज की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप लोग यहां पे बेटा गलत है। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि इनको किस प्रकार के कर्जों की जरूरत यहां पे पड़ सकती है। देखिए, अगर मैं एक फिशरमैन की जिंदगी की बात करता हूं, तो कैटामरीन जिस पर आप लोग आज सवार होकर मछलियों को पकड़ने के लिए जाते हैं, उन कैटामरीन्स पे जो इंजन्स लगते हैं, वो इंजन बहुत महंगे होते हैं, क्योंकि इन्हीं इंजनों की वजह से आप गहरे समुद्र में जा सकते हैं। और अगर आप गहरे समुद्र में जा सकते हैं तो अच्छी क्वांटिटी में मछलियां पकड़ने की तादाद और अच्छी क्वांटिटी में मछली पकड़ने के जो अवसर है वो आप लोगों को मिलेंगे। फिश इज इन गुड क्वांटिटी। फिश इज इन गुड क्वांटिटी, ये मछली पकड़ने का जो आप लोगों का मोटिव है वो यहां पे पूरा हो सकता है। मगर अगर मैं इस इंजन खरीदने या अपनी कैटामरीन की बात करूं, अपनी नौका की, तो ऐसे केस में कर्ज तो आपको भी चाहिए, इंटरेस्ट पे पैसे तो आपको भी चाहिए। और अगर मैं इंटरेस्ट पे पैसे की बात कर रहा हूं, जहां पर आप लोगों की किस्तें बनती हैं, जहां पर आप लोग अपनी EMIs बनाते हैं, मान लीजिए जिसको आज की भाषा में कहा जाए कि इन किस्तों आप हर महीने की किस्त उस इंजन की, उस कैटामरीन की निकाल रहे हैं, तो उस मॉनसून के टाइम पीरियड में जब 4 महीने तक आप बिल्कुल खाली बैठे हैं, तब उस सब चीजों की किस्तें कौन निकालेगा? समझिए और देखिए कि आज मछुआरे का जीवन भी एक किसान के जीवन से बहुत परे नहीं है। इन लोगों को भी जीवन यापन करने के तरह तरह के साधनों की तलाश करनी पड़ती है। जिस तरीके से आज तुलसी शिखर जैसे किसान करते हैं, वैसा ही ये मछुआरा है जिसकी कथा आप लोगों को आज इस स्टोरी में सुनाई गई है। तो ये वो सब चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे बताया जाता है कि किस प्रकार से मैं मछलियों को लेकर आता हूं। कुछ मछलियां मैं अपने परिवार की अलग करके बाकी सब मछलियों को मैं नीलामी के लिए रख देता हूं। मगर उस समय का क्या जिस समय में कोई भी काम नहीं मिलेगा? मतलब उस समय का क्या जब मॉनसून का काल होगा और मॉनसून के काल में मछलियां पकड़ने मैं समुद्रों में नहीं जा सकता हूं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये खाली महीना जो इन को काटना पड़ता है, ये खाली महीना मॉनसून की वजह से भी हो सकता है। और अगर मान लीजिए सुनामी जैसा कुछ हो गया, जो कि भारत में हुआ भी था, तो उस सुनामी की वजह से कितना बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, आप इसकी अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं कि मछुआरे की जिंदगी आज कितनी खतरे भरी है। तो ये सब चीजें हैं जो अगर आप बच्चों को पढ़ाए तो वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये सब चीजें आप लोगों को बताती है अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के कौन कौन से साधन हम लोगों को मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि खेती बाड़ी का काम करते हैं कुछ लोग, अपनी आजीविका चलाते हैं, मगर खेती में भी कई कई तरह के काम शामिल हैं, जैसे कि खेतों को तैयार करना, उनकी रोपाई करना, उनकी बुआई करना, निराई करना, कटाई करना, फसल अच्छे से हो। ये सब चीजें प्रकृति पर निर्भर होती है और इसी तरीके से हमारा पूरा जीवन ऋतुओं के इर्द गिर्द ही घूमता है। और यही चीज पर्याप्त नहीं है जो आप लोगों को आपका जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त क्वांटिटी में हर एक चीज दे। आपको तरह तरह की चीजों पर आश्रित रहना पड़ता है। तो आज की क्लास केवल यही तक, और हम लोग चलेंगे अब कि किस प्रकार से क्वेश्चंस सीटेट में हम लोगों से पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न जो आप लोगों से पूछ रहा है कि इस चक्रीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है।
तो मुझे वो बताइए कि वो कितने लंबे समय तक एक नियमित रोजगार प्राप्त करने के योग्य होते हैं। देखिए, जनवरी का महीना खाली है, फरवरी का खाली, मार्च, अप्रैल, मई, तो 1 2 3 4 5 महीने तो आपके खाली है। और अगर मैं 12 महीने की बात करता हूं तो 12 में से 5 महीने अगर मैं निकाल लेता हूं तो ऐसे केस में बचते हैं 7 महीने। तो 7 महीने में से कौन कौन से काम आप लोगों को अब मिलते हैं? पहला बोल रहा है पैदावार, जो कि नवंबर दिसंबर के टाइम पीरियड में होती है। फिर है निराई, अक्टूबर सितंबर के टाइम पीरियड में। अगस्त जुलाई में प्रतिरोपण होता है। और पौधा तैयार करना, जो कि जून में होता है। तो आप मुझे बताइए कि कितने लंबे समय तक किसान एक नियमित रोजगार प्राप्त कर पाएगा। इस डायग्राम के आधार पर आपको उत्तर देना है, क्योंकि किसान को काम करने के लिए, जो किसान आज इस डायग्राम के आधार पर देखा जाए तो किसान 5 महीने खाली बैठा है। और अगर किसान 5 महीने खाली बैठा है तो मैं समझ सकता हूं कि सर अक्टूबर सितंबर के टाइम पीरियड में तो उसको काम जरूर मिलेगा, क्योंकि यह काम है निराई का। पौधा तैयार करने के लिए भी आप लोग किसानों को जरूर बुलाएंगे। बात आती है उनकी रुपाई करने का। रुपाई के लिए भी हम लोगों ने अपनी कथा में पढ़ा कि हम लोग किसानों को बुलाते हैं। तो अगस्त जुलाई का महीना भी इस कथा और इस डायग्राम के हिसाब से आपको यहां पर भी काम मिलेगा। कटाई, जो कि आप लोगों को अपनी पैदावार, जो आप लोगों की पैदावार हुई है उसको तैयार करने का अगर मैं काम करूं तो वो काम जो कि नवंबर दिसंबर में यहां पे दिखाया गया है, तो वहां पर भी एक अच्छा काम आप लोगों को मिल सकता है। मगर देखा जाए तो इस डायग्राम के हिसाब से मेरे अकॉर्डिंगली मेरे को आंसर लगता है कि 5 महीने किसान को एक अच्छा काम मिल सकता है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस का हल देना है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस के बहुत सारे उत्तर आप लोगों के सामने हो सकते हैं, क्योंकि जो कथा मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाई है उसमें हमने देखा है कि तुलसी जैसे जितने भी किसान हैं उनको रुपाई के लिए बुलाया जाता है। रुपाई के बाद जो रामलिंगम जैसे बड़े बड़े किसान हैं वो ऐसे लोगों को कटाई के लिए भी और जो अपना निराई के लिए भी जरूर बुलाते हैं। तो इस डायग्राम के हिसाब से 5-6 महीने का टाइम पीरियड ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें आप लोगों को काम मिलेगा। तो अगर इस डायग्राम में देखा जाए तो बिल्कुल हम लोग कह सकते हैं कि 5 नहीं तो 6 महीने सर एक वो ऑप्शन है जिस ऑप्शन में हम किसानों को एक नियमित आय दे सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे 5 कह रहा हूं तो यहां पे आप आंसर 6 महीने का भी कर सकते हैं, यह भी गलत नहीं होगा आपका। तो इसी के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का जो आजीविका है उसके साधन के ऊपर एक विशेष चर्चा समाप्त होती है। और आइए चलते हैं क्लास को लेकर शहरी क्षेत्रों में आजीविका के साधनों को खंगोलते हैं और देखते हैं कि शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार के आजीविका के साधन किसानों को मिलते हैं।